मैं वैगन से उतर आया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की इमारत मेरे सामने थी। मैंने माहौल का जायजा लिया। मैं ये मालूम करना चाहता था कि वो पुरस्कार आदमी यहाँ तो मौजूद नहीं है। वो मुझे आसपास कहीं नजर ना आया। वैगन वापस दिल्ली चली गई और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। मगरबी बंगाल से मशरकी पाकिस्तान की सरहद अबूर करने के लिए कागज़ के टुकड़े पर बना हुआ एक नक्शा मेरी जेब में मौजूद था। रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। गेट के करीब पुलिस के 2-3 सिपाही हाथों में बेद लिए चक्कर लगा रहे थे। मैं मुसाफिर खाने में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। एक उचकनपोश बूढ़ा मेरे करीब ही बैठा उर्दू का अखबार पढ़ रहा था। मैंने खालिस हिंदी में उससे पूछा कि कलकत्ता जाने वाली गाड़ी कब आएगी। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोला, मियाँ जी तुम हौड़ा एक्सप्रेस का पूछ रहे हो? जी हाँ। बड़े मियाँ के अंदाज से ज़ाहिर हुआ कि वह मुसलमान है। मुझे मालूम था कि कलकत्ता के एक स्टेशन का होरा और दूसरे स्टेशन का नाम सियालदा है। मैंने कलकत्ता शहर देखा हुआ था। 11 बज रहे थे। ट्रेन आने में अभी 3 घंटे बाकी थे। मैं यूं खुली जगह नहीं बैठना चाहता था। वहाँ ऐसा मुसाफिर खाना भी नहीं था जो चारों तरफ से बंद हो। ऐसा एक रिफ्रेशमेंट रूम प्लेटफार्म के अंदर था। मैं टहलता टहलता चारों तरफ गहरी नज़रों से देखता हुआ टिकट वाली खिड़की पर पहुंच गया। खिड़की खुली थी। अंदर टिकट बाबू लंबे चौड़े रजिस्टर में कुछ दर्ज कर रहा था। मैंने हिंदी में पूछा कि कलकत्ते का टिकट मिल जाएगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, सेकंड क्लास का टिकट मिल जाएगा? उसने देखे बगैर कहा, हौड़ा एक्सप्रेस में सारे डब्बे सेकंड क्लास के होते हैं। मैंने किराया पूछने की बजाय 100-100 के 2 भर्ती नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा कि एक टिकट कलकत्ता का दे दीजिए। उसने 200 रुपयों में से 10-10 के 3 नोट मुझे वापस करते हुए कहा, रात जनता एक्सप्रेस से क्यों नहीं चले जाते लाला जी? इससे आधे पैसे बच जाएंगे। जी मुझे जल्द पहुंचना है। वहाँ माशा जी तिलक राज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया। टिकट बाबू ने मुझे टिकट दे दिया तो मैं गेट की तरफ बढ़ा और चेकर को टिकट दिखाकर प्लेटफार्म पर आ गया। एक कुशादा और तवील प्लेटफार्म था जिसके एक जानब दीवार पर हिंदी के कई बोर्ड लगे हुए थे। मैं रिफ्रेशमेंट रूम में दाखिल हो गया। मैं एक मेज़ पर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दे दिया। वर्दी पोश बेरे ने मुझे बेजारी से देखा और चला गया। मैंने इस ख्याल से कुछ केक पेस्ट्री भी मंगवा लिया कि वहाँ ज़्यादा देर तक बैठ सकूँ। फिर भी 1 बजे तक ही बैठ सका क्योंकि वहाँ खाना खाने वालों का तांता बंद गया था। मैं बिल अदा करके बाहर प्लेटफार्म पर आ गया। प्लेटफार्म पर कलकत्ता जाने वाले मुसाफिरों का सामान कुलियों ने एक कतार में लगा दिया था। मैं रिफ्रेशमेंट रूम के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। एक रेडी वाले से हिंदी का अखबार खरीदा और पढ़ने लगा। अखबार में मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में नहायत तशवीशनाक खबरें छपी हुई थीं। इसका मतलब था कि मशरकी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अखबार पढ़ रहा था और झुकी हुई नज़रों से माहौल का जायजा भी ले रहा था। प्लेटफार्म पर अब मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा था। यह मेरे लिए अच्छी बात थी। प्लेटफार्म के सामने की जानब रेलवे लाइनों के पार एक मंदिर के कलिश धूप में चमक रहे थे। दूर प्लेटफार्म के कोने पर मुझे लंबे तुरों वाले 2 मिलिट्री पुलिस के आदमी नजर आए तो मेरा दिल शिद्दत से धड़क उठा। मगर एमपी वाले वहीं खड़े थे। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि गाड़ी जल्द आ जाए, मगर कम वक्त गाड़ी आध घंटा लेट आई। मुसाफिरों में हलचल मच गई। मैं भी मुसाफिरों के हजूम में घुल मिल गया। डब्बे में आते ही मैं सीधा बाथरूम में चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। 2 मिनट बाद एक आदमी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने दिल ही दिल में उसे कोसते हुए दरवाज़ा खोल दिया। ये एक तो दिल लाला था जिसने हाथ में लोटा थाम रखा था। मेरे बाहर आते ही वो बाथरूम में घुस गया। इंजन ने सीटी बजाई। गार्ड ने भी सीटी का जवाब सीटी से दिया। फिर गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकने लगी। गाड़ी गाजियाबाद स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई दरियाई जमुना के पुल से गुजर रही थी। मैंने खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा। मौसम सरमा की वजह से दरिया का पाट अक्सर जगहों से खुश्क था। दूर लाल किले की पुरशिकवा इमारत नजर आ रही थी जिस पर भारत का परचम लहरा रहा था। मेरे दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। यह किला मुसलमानों के जाहो जलाल की अलामत था जो अब किसाई परीना बन चुका था। दिल्ली कई बार उजड़ कर आबाद हुई थी मगर 1947 में ऐसी उजड़ी कि फिर आबाद न हो सकी। जैसे दिल्ली को कभी मुसलमानों की तहजीब व सकाफत का मरकज समझा जाता था, आज वहाँ जगह जगह हिंदी ज़बान में बात होती थी और दुकानों के बाहर उर्दू का बोर्ड कहीं दिखाई नहीं देता था। जमुना गुजर गई, लाल किला भी गुजर गया। गाड़ी की रफ्तार पुल पार करने के बाद तेज़ हो गई थी। सहारनपुर आ गया। यहाँ ट्रेन कुछ देर रुकी। प्लेटफार्म पर काफ़ी रश था।
यहाँ भी मैं बाथरूम में घुस गया और गाड़ी चली तो बाहर निकला। इसके बाद लखनऊ का स्टेशन पर गाड़ी ज़्यादा देर रुकी रही, लेकिन मैं ज़्यादा देर बाथरूम में ना ठहर सका। एक मुसाफिर अंदर आना चाहता था, मजबूरन मुझे बाहर निकलना पड़ा। यहाँ पुलिस और मिलिट्री के 2-3 सिपाही चल फिर रहे थे। जितनी देर ट्रेन रुकी रही मेरा दम अटका रहा। मैंने एहतियातन वो कागज़ जिस पर मशरकी पाकिस्तान के बॉर्डर का छोटा सा नक्शा बना हुआ था लपेट कर पाकिस्तानी करेंसी के 100 नोटों के साथ अपने जूतों में छुपा कर रख लिया था। ट्रेन लखनऊ से चली तो मेरी जान में जान आई। औड़ा एक्सप्रेस अब स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती हुई उड़ी चली जा रही थी। मुगल सराय का स्टेशन आ गया। इसका प्लेटफार्म काफ़ी कुशादा था। मैं अपनी कोने वाली नशिस्त में दबका बैठा था। आखिर यहाँ से भी ट्रेन चल पड़ी। आसनौल से बंगाल का रंग शुरू हो गया। अब जगह जगह नारियल के झुंड नजर आने लगे थे। छोटे छोटे गाँव थे, झोंपड़ियों जैसे मकान थे जिनके आगे छोटे छोटे तालाब बने हुए थे। आसनौल से आगे निकलते ही शाम के साए गहरे हो गए और फिर रात हो गई। ट्रेन सारी रात मकामात पर रुकती हुई चलती रही। सर्दी की शिद्दत में कमी आ चुकी थी। होड़ा एक्सप्रेस कलकत्ते के दूसरे बड़े स्टेशन होड़ा के बहुत बड़े प्लेटफार्म में एक घन गरज के साथ दाखिल हुई तो दिन निकल चुका था। मशरकी पाकिस्तान के अबतर सियासी हालात की वजह से यहाँ मिलिट्री और CID के लोगों का मौजूद होना कुदरती बात थी। मैं उन्हें पहचान तो नहीं सकता था, लेकिन इस बात के ख्याल से परेशान था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि मैंने अमृतसर से चलते वक्त ही अपनी मूछें मुड़ाना छोड़ दी थी और इस वक्त मूछों के बाल खासे बढ़ गए थे। मेरे माथे पर ज़फ़रान के तिलक का निशान भी मौजूद था, अगरचा पहले से कुछ फीका पड़ गया था। मैं कसदन चंद मुसाफिरों के साथ डब्बे से निकल आया और लोगों की भीड़ में गुम होकर प्लेटफार्म की जानिब बढ़ने लगा। 2-3 ऐसे सफ़ेद पोश आदमियों को मैंने देख लिया था जो एक तरफ हटकर खड़े हुए थे और मुसाफिरों को घूर घूर कर देख रहे थे। एक जगह मगरबी बंगाल का वर्दी पोश सिपाही एक मुसाफिर की तलाशी ले रहा था। एक आदमी जो शिकलो सूरत से इंटेलिजेंस का आदमी लगता था, सिपाही के करीब खड़ा तलाशी का अमल निहायत दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने सर झुका लिया और मुसाफिरों के धक्के खाता सीढ़ियों वाला पुल चढ़ने लगा। ये सीढ़ियाँ दूसरे प्लेटफार्म पर जाकर ख़त्म हो जाती थीं। गेट पर एक बंगाली टिकट चेकर खड़ा था। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी टिकट हाथ में थाम कर बाहर निकल आया। मैं एक तरफ होकर मफलर गर्दन से उतार कर तय करने लगा, क्योंकि कलकत्ते का मौसम ज़्यादा सर्द नहीं था। अचानक एक आदमी मेरे करीब आकर बोला, कहाँ से आ रहे हो? मैं अंदर से कांप गया, मगर ऊपर से बड़े पुरतमाद अंदाज में मफलर तय करते हुए जवाब दिया, दीपावली से आ रहा हूँ महाराज। और कहाँ से आना है? उस शख्स का चेहरा सपाट था, सिर्फ उसकी करंजी आंखों में खास किस्म की चमक थी। पतलून और बुश शर्ट में मलबूस था। उम्र 40 के करीब होगी। बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी। मुझ पर नजरें गड़े वो निचला होंठ दांतों में बार बार दबा लेता था। दिल्ली में क्या करते हो और यहाँ किससे मिलने आए हो? उसका उर्दू बोलने का लहजा करनाल वालों का था। मैंने इस एतमाद के साथ जवाब दिया, महाराज दिल्ली में खादी भंडार वालों की दुकान पर काम करता हूँ। यहाँ कलकत्ते के सोनागाची बाजार में उनकी दूसरी दुकान है, वहाँ बदली हुई है। तुम्हारा सामान कहाँ है? उसने खतरनाक सवाल किया। मैंने संभल कर जवाब दिया, सामान महाराज, हम गरीबों का क्या सामान होगा? दुकान पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं महाराज? वो ज़रा सा मुस्कराया। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश कुमार जी। मेरे साथ चलो, ज़रा पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। मेरी रूह लरज उठी। यही वो जुमला था जिसका मुझे उस वक्त से धड़का लगा हुआ था जब से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। मगर मैंने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए अपने चेहरे पर ज़रा सी घबराहट ज़ाहिर न होने दिया। कम अज़ कम मुझे यही यकीन था। मैंने ज़रा तल्खी से कहा, क्यों महाराज, हम थाने काहे को जाएं? क्या हमने कोई चोरी की है? किसी की जेब काटी है? चलिए आप हमारी दुकान पर चलिए। उस पर मेरी बात का कोई असर न हुआ। तहकुमाना लहजे में बोला, राजेश जी सीधी तरह मेरे साथ थाने चलें, आपको जो कुछ कहना है वहीं चल कर कहें। उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया, फिर आहिस्ता से बोला, अगर आपने भागने की कोशिश की तो इतना ज़रूर याद रखें कि मेरा जो हाथ पतलून की जेब में है उसमें एक भरा हुआ पिस्तौल भी है। मेरा बदन खौफ से ठंडा पड़ गया, लेकिन ऊपर से मैं उसे यही कह रहा था कि चलो थाने चलो, मैं दुकान पर फ़ोन के मालिक को बुला लूँगा, फिर आपको ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन अंदर से मेरी जान हवा हो गई थी और मुझे अपने सामने मौत का फंदा नजर आने लगा। यह हकीकत थी कि अगर एक बार थाने पहुंच गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत के मुंह से नहीं बचा सकेगी।
तलाशी लेने पर मेरे जूते के अंदर से मशरकी पाकिस्तान का सरहदी नक्शा और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हो जाएगी। फिर तिब्बी मुआयने से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं हिंदू के भेष में मुसलमान हूँ, गोया पाकिस्तानी जासूस हूँ। इसके बाद इनके लिए ये मालूम करना मुश्किल न होगा कि मैं वही कमांडो हूँ जिसने पठानकोट छावनी में प्रिय तोप तबाह की थी। मैंने तेज़ी से फरार होने के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस का आदमी मजबूती से मेरा बाजू पकड़े मुझे कलकत्ता रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। उसने एक साइकिल रिक्शा वाले को इशारा से बुलाया और मुझे अपने साथ बिठा लिया। उसने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था। मैंने कहा, लाला जी, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या अपराध किया है जो आप मुझे थाने ले जा रहे हैं? इंटेलिजेंस वाला खामोश रहा। उसने रिक्शा वाले से कहा, कोलो टोला थाने चलेगा। बंगाली रिक्शा वाला सड़क पर एक जानब रवाना हो गया। सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक था। 2 मंजिला बसें गुजर रही थीं। बंगाली लोग सैकड़ों गाड़ियों, बसों और पैदल चले जा रहे थे। दोनों जानिब ऊंची ऊंची फ्लैटों वाली इमारतें थीं, जिनके फ्लैटों की गैलरियों में कहीं कहीं रंग बिरंग साड़ियाँ सूखने के लिए डाल दी गई थीं। मैं रिक्शे से छलांग नहीं लगा सकता था। इंटेलिजेंस वाले ने मेरे बाजू को अपने शिकंजे में ले रखा था और अगर मैं किसी तरह छलांग लगाने में कामयाबी हो जाता तो वो पीछे से मुझे गोली मार देता। मैं बीच बीच में उसे कहता जाता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ। थाने की बजाय मुझे सोनागाची के कारी भंडार ले चलो, तो मैं सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि वो किसी तरह मुझे पुलिस स्टेशन न ले जाए, लेकिन वो हर बार यही जवाब देता कि कोई बात नहीं, थाने चलकर सब कुछ बता देना, तो मैं छोड़ दिया जाएगा। अब मैंने मरने मरने का फैसला कर लिया था। मेरी आफियत इसी फैसले में थी। ये बात यकीनी थी कि अगर मैंने इस वक्त फरार की कोई राह ना निकाली तो चंद रोज़ में या तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा या फिर बाकी ज़िंदगी अकूबत खानों में सिसक सिसक कर ख़त्म हो जाएगी, और वह ज़िंदगी मौत से भी बदतर होगी। साइकिल रिक्शा कुशादा चौक में से गुजर कर एक निस्बतन तंग बाजार में दाखिल हो गया। यहाँ सड़क हमवार नहीं थी और धचके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगला ज़बान में शायद रिक्शा वाले को आराम से चलने की हिदायत की। मैं तेज नज़रों से इस इलाके के मकानों, फ्लैटों और दुकानों का जायजा ले रहा था। यहाँ हर 4-5 इमारतों के बाद एक तंग गली अंदर को चली जाती थी। ये पुराने खस्ता हाल फ्लैटों वाली इमारतें थीं जहाँ बच्चे इधर उधर सड़क पर खेल रहे थे। एक जगह सड़क के गड्ढे में से गुजरते हुए साइकिल रिक्शा को जोर का धचका लगा और इसके साथ ही इंटेलिजेंस के आदमी और मेरे दुश्मन का बाजू मेरे बाजू से निकल गया। जिंदगी के मैदान में छलांग लगाने का यही एक मौका था और मैं साइकिल रिक्शा से कूद गया। सड़क पर गिरते ही मैं पूरी ताकत से जिधर मुंह उठा भागता चला गया। मेरे पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। यह मेरे दुश्मन की पुकार थी। मुझे हर लम्हे पीछे से होने वाले फायर का धड़का लगा हुआ था। अचानक एक समाज शिकन धमाका हुआ और मेरी सांस हलक में रुककर फंदा सी बन गई। मैं खड़ा हो गया और मेरी आंखें धुंधला गईं। यकायक सामने एक गली आ गई जिसकी दोनों जानिब ऊंचे फ्लैट थे। मैं अपने जिस्म की पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। अभी तक मुझे अपने जिस्म में किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था, गोया गोली मुझे नहीं लगी थी और यह भी मुमकिन था कि वह मेज़ को खौफजदा करने के लिए ही चली गई हो। मुझे अपने पीछे इंसानी कदमों के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। आगे जाकर गली बाएं तरफ घूम गई। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ उस तरफ घूम गया तो दिल धक से रह गया। आगे गली बंद थी। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था। एक बिल्डिंग का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं उसमें घुस गया। सामने लकड़ी का कुशादा ज़ीना था। मैं तेज़ी से ज़ीना चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर बाएं जानिब एक खिड़की थी। मैंने झांक कर देखा। नीचे एक ट्रक खड़ा था जिस पर बोरियां लदी हुई थीं। मैंने अब देखा ना तो और खिड़की में से ट्रक पर छलांग लगा दिया। बोरियों में कोई नरम चीज़ भरी हुई थी। मुझे कूदते देखकर दुकान पर कुछ लोग हैरान होकर देखने लगे। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। ट्रक में से उछलकर मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दिया और दूसरी गली में घुस गया। मैं बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। खुदा का शुक्र है कि पीछे से अभी तक दूसरा फायर नहीं हुआ था। मेरा मफलर रिक्शे से कूदते वक्त सड़क पर ही रह गया था। मैं घबराहट के आलम में एक बिल्डिंग में घुस गया। अंदर जाकर महसूस हुआ कि यह तो जूतों की मार्केट है। आमने सामने छोटी छोटी दुकानें थीं। कारोबार हो रहा था, लेकिन लोगों का ज़्यादा हजूम नहीं था। मुझ पर अब भी खौफ तारी था। जो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था, उसकी गोली किसी वक्त भी मेरी पीठ में पेवस्त हो सकती थी। कुछ दुकानदारों ने हैरत से मुझे भागते हुए देखा। बदकिस्मती से यह मार्केट आगे जाकर बंद हो जाती थी। अब सिवाय इसके कोई चारा न था कि किसी दुकान में घुस जाऊं।
चुनाचे मैं आखिरी दुकान में घुस गया। यहाँ दराज का आदमी जूतों के डब्बों को अलमारी में लगा रहा था। मैं उसके करीब से फलांग कर अंदर के दरवाजे का पर्दा उठाकर भागा तो उसके हाथ से डब्बा छूट गया। दुकान में घुसते ही मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगे खाना काबा के एक कित्ते पर पड़ी थी। साफ ज़ाहिर था कि यह दुकान किसी मुसलमान की है। दुकान के पीछे एक तंग कमरा था जिसमें चारपाई बिछी हुई थी। मेरे पीछे पीछे दुकान का मालिक भी अंदर आ गया। वो फटी फटी निगाहों से मुझे तकने लगा। कौन हो तुम? मैंने एक ही सांस में कहा। मैं मुसलमान हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे पनाह चाहिए। उसने ऊपर दो छत्ती की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दो छत्ती दीवार में एक खत्ता है, उसमें जाकर छुप जाओ। दो छत्ती दीवार एक मर्द की ऊंचाई के बराबर थी। मैं उछलकर ऊपर चढ़ गया। यहाँ खाली डब्बे पड़े हुए थे, उनके पीछे एक चौकोर सुराख नजर आया। यह वही खत्ता था जिसकी तरफ दुकानदार ने इशारा किया था। मैं उस खत्ते में घुस गया। यहाँ मैं बमुश्किल बैठ सकता था। मैंने आगे जूतों के खाली डब्बे रख लिए। मुझे यकीन नहीं था कि बच सकूंगा, क्योंकि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर ने मुझे मार्केट में घुसते देख लिया होगा। मार्केट आगे से बंद थी। वो एक एक दुकान की तलाशी लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं खत्ता में दबका बैठा खुदा से दुआएं मांगने लगा। दफातन दुकान के अंदर से आवाज़ें सुनाई दी। मैंने इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज़ पहचान लिया। वह दुकानदार से मेरे ही बारे में पूछ रहा था। मुसलमान दुकानदार की आवाज़ आई, हाजी महतर जी तशरीफ़ लीजिए। धन भाग हमारे कि आप हमारी दुकान पर है। अव्वल तो यहाँ कोई आदमी नहीं आया, और फिर यहाँ मुल्क दुश्मन दाखिल होकर भला मुझसे बच सकता है। हम तो आप ही की खिदमत के लिए बैठे हैं। इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की आवाज़ है। वो पाकिस्तानी जासूस है और इसी मार्केट में घुसा है। मुसलमान दुकानदार ने एक बार फिर लाइल में ज़ाहिर करते हुए कहा, पाकिस्तानी जासूस है तो फिर हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। हम तो पाकिस्तान को ख़त्म करने का बेड़ा उठाए हुए हैं महतर जी। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ और हैं। पाकिस्तानी जासूस और मेरी दुकान में आ जाए, तौबा कीजिए। ख्याल है वो ज़रूर सामने वाले गुसल खानों की तरफ निकल गया होगा। उधर से बाहर को रास्ता खुला है। आइए मेरे साथ अभी ढूंढ लेते हैं उस वतन दुश्मन को। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मेरा दिल जो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था थोड़ा सा पुरसकून हुआ, मगर मौत की तलवार अभी तक मेरे सर पर लटक रही थी। कोई 5 मिनट बाद, जो मुझे 5 घंटों से भी ज़्यादा लगे, फिर उसी दुकानदार की आवाज़ आई। वो किसी खतून गाहक से बातें कर रहा था। इंस्पेक्टर की बला शायद टल गई थी। मेरी जान में जान आ गई। औरत चली गई। इसके साथ ही दूसरे गाहक आ गए। यह सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। मैं खत्ते में अकड़ों बैठे बैठे थक गया था। मैंने दो छत्ती की तरफ अपनी टांगें फिसार दी। इससे मुझे कुछ सुकून मिला। दुकानदार की बातों पर एतबार करके भारतीय इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर के इतनी जल्दी चले जाने से और कुछ इस मुसलमान दुकानदार की गुफ्तगू से मैं दो नतीजों पर पहुंचा। एक तो ये कि यह मुसलमान दुकानदार पाकिस्तान के झंग सियाल के इलाके का रहने वाला है। दूसरा, ये शख्स CID वालों का आदमी है। कलकत्ते में झंग और चकवाल के लोग मुद्दों से आबाद थे और यहाँ खुश्क मेवे और चमड़े का कारोबार करते थे। ये इंडियन नेशनल थे, बंगला ज़बान भी रवानी से बोलते थे, मगर इनका लहजा अभी तक पंजाबी ही था। दोपहर के वक्त ये आदमी दुकान अंदर से बंद करके कोठड़ी में आया और उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। कोठड़ी में कमज़ोर सा जर्द बल्ब जल रहा था। मैंने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। घुंघरियाले सियाह बाल थे जो कनपटियों पर सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। कद लंबा और शाने चौड़े थे। उसने सबसे पहले मुझसे पूछा, तुम पंजाबी हो और पाकिस्तान से आए हो? मैंने सीधे साधे अल्फाज में कहा, मेरा नाम मंजूर है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त अक्सर सरहद पार करके अमृतसर में इंडियन फिल्में देखने आया करता था। एक दिन मैं भी उसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर पहुँच गया कि वापसी पर बॉर्डर पुलिस ने हमें धर लिया। मेरा दोस्त तो पकड़ा गया, मगर मैं फरार होने में कामयाब हो गया। उस वक्त से मरा मरा फिर रहा हूँ। हिंदू बनकर माथे पर तिलक भी लगा लिया कि पहचाना ना जाऊँ। कलकत्ते इसलिए आया था कि यहाँ से बंगाल का बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान चला आया। आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें तो मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। दुकानदार की निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। साफ लग रहा था कि वह मेरी कहानी को मन घड़त समझ रहा है। उसने टिफ़िन कैरियर खोला, अपने साथ खाना खिलाया और बताया कि इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर को उसने बड़ी मुश्किल से टाला है। मैंने फिर शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा उसे इसका अजर देगा। उसने तीन कर कहा, मैं भारतीय बाशिंदा हूँ और तुम्हें बचाकर अपने मुल्क से गद्दारी की है।
خدا مجھے اس کا اجر کیسے دے گا؟ میں ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے میری پیالی میں تھوڑی سی بھنڈیاں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں پاکستان کو پسند نہیں کرتا۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن تمہارے اور میرے درمیان جو اسلام کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے تمہاری مدد کرنے پر مجبور ہوں، اور پھر تم پنجابی بھی ہو۔ پنجابیوں نے سن 47 میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہ خاموشی سے روٹی کھاتا رہا، میں بھی چپ رہا، لیکن ہر لقمہ زہر بن کر میرے حلق سے اتر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے سگریٹ سلگا لیا اور بولا، میں جانتا ہوں تم نے مجھے جھوٹی اور من گھڑت کہانی سنائی ہے۔ تمہیں پاکستان سے یہاں گڑبڑ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بھارت کا وفادار شہری ہونے کے ناطے یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں انڈین پولیس کے حوالے بھی نہیں کروں گا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ یہاں کسی قسم کی تخریبی کارروائی کیے بغیر مشرقی پاکستان کی طرف نکل جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ آخر CID کا آدمی تھا، اس نے میرے بشرے اور باتوں سے ٹھیک اندازہ لگا لیا تھا، مگر اسلام کے اٹوٹ رشتے نے میری جان بچا لی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ویسا ہی کروں گا جیسا وہ کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی وہاں سے مشرقی پاکستان فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس وقت مشرقی پاکستان کی سیاسی فضا بے حد خراب تھی، لیکن وہ پاکستان تو تھا، اور وہاں سے میں آسانی سے لاہور جا سکتا تھا۔ جنگ سیال کے اس مسلمان دکاندار کا نام شیخ احمد بخش تھا۔ دوپہر کے وقت وہ نوکر کو دکان پر بٹھا کر گھر گیا، اور واپسی پر اس کی ٹوکری میں ایک زنانہ برقع تھا۔ جب شام گہری ہو گئی تو اس نے مجھے برقع پہنایا اور کہا کہ دکان سے نکل کر میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ میں نے برقع پہن لیا، میرے جوتے بھی اس نے بدلوا دیے۔ میں نے 100 روپے کے 2 پاکستانی نوٹ اور مشرقی پاکستان کی سرحد کا چھوٹا سا نقشہ بڑی ہوشیاری سے باتھ روم میں جا کر پہلے ہی نکال لیا تھا۔ میں زنانہ سینڈل اور برقع پہن کر دکان سے نکل آیا۔ احمد بخش میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ بازار میں رونق تھی۔ نقاب کی جالی سے میں نے نظر اپنے موسن پر لگا رکھی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔